आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो लगभग हकीकत बन गई थी। मतलब क्या होता अगर 1947 में भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं होता। बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट है जो इसी वैकल्पिक हकीकत का विश्लेषण करती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक देश। इस विश्लेषण का आधार है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। हाँ। अगर ये योजना कामयाब हो जाती हाँ। तो 2025 तक ये अखंड भारत या इंडियन यूनियन एक तरफ तो एक निर्विवाद वैश्विक महाशक्ति होता, लेकिन दूसरी तरफ यही देश गंभीर आंतरिक चुनौतियों से भी जूझ रहा होता। तो ये देश काम कैसे करता? रिपोर्ट में एक कमजोर केंद्र वाले त्रिस्तरीय संघीय ढांचे की बात है। हाँ। इसका असल में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार मतलब दिल्ली के पास सिर्फ 3 ताकतें होती, डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन। बस 3? हाँ, बाकी सारे अधिकार प्रांतों के पास होते और प्रांतों को भी 3 बड़े समूहों में बांटा जाता। ग्रुप ए हिंदू बहुल और ग्रुप बी और सी मुस्लिम बहुल। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बड़े सांप्रदायिक मुद्दे पर कानून बनाने के लिए दोनों समुदायों की सहमति जरूरी होती। मतलब 1991 जैसे आर्थिक सुधार तो लगभग नामुमकिन हो जाते। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, कश्मीर का क्या होता? देखिए, क्योंकि पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं होता। सही बात है। तो कश्मीर संघर्ष का तो जन्म ही नहीं होता। महाराजा हरि सिंह के सामने ये दुविधा ही नहीं होती कि भारत को चुने या पाकिस्तान को। तो कश्मीर कहाँ जाता? भौगोलिक तर्कों के आधार पर कश्मीर शायद ग्रुप बी में एक स्वायत्त राज्य के रूप में शामिल हो जाता, शांति से। वाह, अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। ये देश कितना बड़ा होता? 2025 में जनसंख्या होती लगभग 1.87 अरब। 187 करोड़। चीन से 47 करोड़ ज्यादा। लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा बदलाव होता धार्मिक जनसांख्यिकी में। वो कैसे? देश में लगभग 61 से 63% हिंदू होते और 32 से 33% मुस्लिम। 33%। इसका सीधा मतलब है कि सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को दोनों समुदायों के वोटों की जरूरत पड़ती। एक शक्तिशाली दलित मुस्लिम राजनीतिक गठबंधन की भी तो संभावना होती? बहुत ज्यादा संभावना होती। अच्छा, और अर्थव्यवस्था? रिपोर्ट में 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का अनुमान है। ये कैसे संभव होता? इसे कहते हैं इंटीग्रेशन डिविडेंड। इंटीग्रेशन डिविडेंड? हाँ, मतलब एक साथ रहने का फायदा। जैसे टेक्सटाइल को ही देखिए, कपास उगाने वाला सिंध और मिलों वाला बंबई एक ही देश में होते, जूट उगाने वाला बंगाल और मिलों वाला कलकत्ता भी एक ही देश में होते। ये देश वैश्विक कपड़ा बाजार पर राज करता। और पूर्वोत्तर का क्या? असम और त्रिपुरा? उन्हें व्यापार के लिए सीधे चिटागोंग बंदरगाह का रास्ता मिलता। उस क्षेत्र का आर्थिक अलगाव ही खत्म हो जाता। ऊर्जा सुरक्षा का भी तो फायदा होता? बहुत बड़ा। तापी गैस पाइपलाइन एक घरेलू परियोजना होती और सिंधु नदी पर विशाल बांध बनाकर 40,000 मेगावाट से ज्यादा पनबिजली पैदा की जा सकती थी। और सैन्य शक्ति के बारे में क्या? यहाँ आता है शांति लाभांश, यानी पीस डिविडेंड। अच्छा। जो अरबों डॉलर आज भारत पाकिस्तान सीमा पर खर्च होते हैं, वो पैसा चीन सीमा और नौसेना की ओर जाता। और पेशावर और क्वेटा जैसे हवाई अड्डे? भारतीय वायुसेना को चीन के खिलाफ जबरदस्त रणनीतिक गहराई देते। तो बाहर से एक महाशक्ति, लेकिन अंदर से? रिपोर्ट में बालकनी कारण का भी जिक्र है, मतलब देश के टूटने का खतरा। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। कमजोर केंद्र की वजह से युगोस्लाविया की तरह क्षेत्रीय राष्ट्रवाद बहुत मजबूत हो सकता था। मतलब बंगाली, पंजाबी, सिंधी राष्ट्रवाद। हाँ, ये शायद भारतीय राष्ट्रवाद से ज्यादा ताकतवर हो जाते। तो अगर केंद्र हिंदी भाषा थोपने की कोशिश करता या कोई ऐसी विदेश नीति अपनाता जो ग्रुप बी या सी को पसंद ना आती, तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती थी। खतरा हमेशा बना रहता। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? ऐसा लगता है कि ये 2 अलग-अलग रास्तों का चुनाव था। हमारी समय रेखा में भारत ने विभाजन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई और एक मजबूत केंद्र को चुना। हाँ। और इस काल्पनिक परिदृश्य में देश ने एकता को एक कमजोर केंद्र की कीमत पर चुना। नतीजा होता है एक ऐसा देश जो बाहरी दुनिया के लिए तो एक विशाल महाशक्ति होता, लेकिन अंदर से एक अस्थिर और प्रशासनिक रूप से बेहद धीमा संघ होता। वाह, ये सोचना ही अजीब है। वैसे रिपोर्ट में क्रिकेट का जिक्र है, एक टीम जिसमें विराट कोहली और बाबर आजम एक साथ खेलते। पर जरा ये सोचिए, लाहौर, मुंबई और ढाका की संयुक्त फिल्म इंडस्ट्री दुनिया को अपनी कैसी कहानियां सुना रही होती।